सर एक बार अल्टीमेट क्या बात है आप लोगों की, जोरदार तालियां मुझे प्रेशर की ऊषा सर के लिए। आज यहाँ जितने लोग भी हैं, हमें पता है कि हर कोई सर से मिलने के लिए आया है। प्रयागराज इनकी कर्म भूमि भी रही है, जहाँ से उन्होंने पढ़ाई की है और यहाँ पे पढ़ाया भी है। आज हम सभी का सौभाग्य है कि हमारे बीच में ऊषा सर आ चुके हैं। जोरदार तालियां आप लोगों की ऊंचाई लगातार एवरीबॉडी। तो प्रयागराज अपनी एनर्जी दिखाते हुए सर का लगातार तालियों के साथ जोश के साथ स्वागत किया जाए। अब हम रेडी हो चुके हैं हिम्मत दिखाते हुए सर को सुनने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। और यहाँ पे उपस्थित सारे टीचरों को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ और प्रणाम कर रहा हूँ। और जब आदमी टीचर हो जाता है फिर किसी का स्टूडेंट नहीं रहता। तो अमन शर्मा सर इतने बड़े टीचर, वैसा ही बोला। 1990 के दशक में मैं इलाहाबाद आया, इसलिए मैं इलाहाबाद कह रहा हूं, फिर प्रयागराज में एंटर करूंगा। जब मैं इलाहाबाद आया तो मेरी माता जी बोली कि नाहक में जा रहे, तुमसे ना हो पाएगा। तो मैंने अपनी माता जी से कहा कि देखो भैया, आप हमारी माँ हो और माँ को लड़के में हमेशा ये दिखाई पड़ता है कि हमारा लड़का तो बदमाश है। और विजेंद्र सर ने एक बात कही कि आप सारे लोग आईएएस इसलिए बनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग, क्योंकि आप किसी न किसी स्तर पर बेइज्जत हुए हैं, परेशान हुए हैं। तो मैं भी एक सामान्य घर में पैदा हुआ। मेरे पिताजी मेरे पोस्ट ऑफिस में थे, बाबू थे। और मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, फातिमा इंटर कॉलेज में, वहां सब एरिस्टोक्रेसी के लड़के, डीएम, कलेक्टर, सांसद, मंत्री, विधायक। तो वहां एक बाहुबली का होना बहुत जरूरी था। अरे यार पहले पूरा सुन दो। अब सर ने कहा कि मैं अप्रिय बात कहूंगा। टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में हैं। अगर टीचर अप्रिय बातें और प्रोफेसर अप्रिय बातें नहीं करेगा तो देश का उत्थान कभी नहीं होगा। ये कोई अप्रिय बात नहीं करते, ये कोशिश करते हैं कि आप जागे। जितने भी स्वतंत्रता आंदोलन को अगर आप पढ़ोगे ना, तो शिक्षकों ने आमतौर पर यही भूमिका निभाई है। उन्होंने जागृत करने का प्रयास किया है। लेकिन मैं प्रोफेसर नहीं हूं, मैं टीचर नहीं हूं, मैं कोच हूं, इसलिए मैं सारी प्रिय बातें करूंगा। मेरा उद्देश्य जगाना नहीं, मेरा उद्देश्य जिताना है। चाहे छल से, चाहे बल से। अब सर ने कहा कि भाई आप बराती हो, बराती। हम रैंचो जैसे बराती हैं। हम दुल्हन को मंडप से तब उठाएंगे जब वो शादी करने जा रहे हैं। बात अभी पूरी नहीं हुई। लेकिन रैंचो की खासियत क्या है? मतलब ऐसा थोड़ी आप भी उठा लोगे। रैंचो की पहली खासियत यह है कि उस आदमी के अंदर क्यूरियोसिटी है। वो आदमी जानना चाहता है। उसका डीन बोल रहा है, प्रवचन दे रहा है, सेशन शुरू होने जा रहा है, आया बड़े स्टाइल में, घोंसला उसला लेकर आया और अंडा अंडा गिरा रहा है। वो देख रहा है मस्ती से कि मास्टर हम ही तो बगई थी। और फिर वो धीरे से हाथ उठाता है और कहता सर, स्पेस में पेंसिल क्यों नहीं ले आ सकते? वो चीज आपको सीखनी है, तभी दुल्हन मंडप से भागेगी। क्यूरियोसिटी इतनी बड़ी चीज है ना, ज्ञान की मां, उसको मदर कहा गया। जैसे अब मैं एग्जांपल देता हूं। आप में से कितने सारे लोग हो जो पिछले 1-2 साल से तैयारी कर रहे हो? 2 साल से, सिर्फ 2 साल वाले, 2 साल। अच्छा, आप में से कौन है जो मेरे सवाल का एक जवाब देना चाहता है? 2 साल से तैयारी करो, नहीं तो तुम्हें मौका नहीं देगा। 2 साल वाला कौन है इधर? देखो, बेइज्जती से मत डरना, क्योंकि 3 लोगों की इज्जत नहीं होती।
भिखारी, सन्यासी और स्टूडेंट। अगर तुमने इज्जत बचाई तो तुम गए। इधर कौन है जो 2 साल से तैयारी कर रहा है? चलो भाई, क्या नाम है? सुन लो, ये देख लो, 2 साल से तैयारी कर रहा हूं, 3 साल से एक आधा अटेम्प्ट दिया। करजन की नीति का नाम बताओ जिससे उसने प्रयास किया कि स्टूडेंट राजनीति और नेशनल मूवमेंट में ना जा पाए। सुन लो, ये लाइव दिखा के जा रहा हूं, बाद में मत कहना 3 साल से तैयारी कर रहा हूं ना, मॉडर्न इंडिया तो पढ़ी ही होगी। करजन की वो कौन सी नीति है जिसके द्वारा वो कोशिश कर रहा है कि भारतीय जो छात्र हैं वो राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा न बन पाए? हाँ, कौन सी नीति? मैकेनिक, रस्सी 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 बना लटकाएं तुरंत मिला के। ये देखो, ये राजा बनेंगे, बिग मंगे कहेंगे। गमछे की बेइज्जती तुम नहीं कर सकते, उतारो इसको, ये शान है हमारी। पहली चीज ये है, हाँ भाई, इधर से जवाब कौन दे रहा था? इधर हो, इधर हो, इधर हो। आओ, मारेंगे नहीं? आओ। इंशाअल्लाह। बताओ, यूनिवर्सिटी एक्ट के सारे प्रावधान बताओ। सर, उसमें एक प्रावधान यह था कि जो स्टूडेंट है कोई भी आंदोलन नहीं करेंगे, और अगर कुछ सर वो रेलवे कमीशन 1902 में, 1904 में। सर एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, लेकिन ये है कि अगर कोई भी याद दिला देता हूं। उसका पहला पॉइंट ये था कि सीनेट जो होगी, यूनिवर्सिटी को जो सीनेट होगी, उसमें ऑफिशियल मेंबर ज्यादा होंगे, जो सरकारी सदस्य हैं वो ज्यादा होंगे। दूसरा उसका दूसरा पॉइंट ये था कि जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज है यूनिवर्सिटी से, जितने भी, यही सबसे प्यारा कानून था जिसकी वजह से बाद में कैरेक्टर सर्टिफिकेट का प्रावधान शुरू हुआ। तो उसका दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट यह था कि जितने भी एफिलिएटेड कॉलेजेस है, मान लो इलाहाबाद में कॉलेज है, प्रयागराज में सीएमपी, अब सीएमपी किससे एफिलिएटेड है? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। अब सीएमपी डिग्री कॉलेज का अगर कोई भी स्टूडेंट राष्ट्रीय आंदोलन में पकड़ा गया तो कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। तीसरा उसका फीचर था पीरियोडिकल इंस्पेक्शन, मतलब पीरियोडिकल इंस्पेक्शन। जो सरकारी अधिकारी हैं वो कभी भी पहुंच जाएंगे कॉलेज में, स्कूल में, और वो इंस्पेक्शन करेंगे। ज्यादा तो नहीं जीत पाए रिसर्च। खुश रहो, तुमने इतने भर का जवाब दिया था। ये जो कमी है ना, तो रैंचो मॉडल ये है कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। रैंचो मॉडल का दूसरा पॉइंट ये है कि आपके अंदर कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए। अब इस आदमी को पता है कि भाई छात्रों, बहुत अच्छी बात है, कितनी प्यारी बात है, इसको पता है। कर्जन आया ही कब है? 1899, 1899 भारत का कौन सा समय है जब एक्सट्रीमिस्ट खड़े हो रहे हैं, लाल बाल पाल, राष्ट्रवादी आंदोलन मजबूत हो रहा है। अब उसको भारत की जनता को उग्र भी नहीं बनाना है लिप्टन की तरह। लिप्टन किस लिए आया था? लिप्टन आया था भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन की धारा को दबाने के लिए, लेकिन दबाने के बजाय उसने क्या किया? उसको भड़का दिया। यही तो किया लिप्टन ने। उसके बाद रिप्पन आता है और रिप्पन उस परिस्थिति को संभालता है। लेकिन कर्जन वो आधुनिक इतिहास का एक बहुत प्यारा नायक है। इतना भी सीरियस नहीं होना है। हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, आज तक कभी सीरियस नहीं हुए।
कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। रैंचो को देखो, जब वो उससे पूछता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मशीन, क्लियर है वो एकदम क्लियर है कि मशीन की डेफिनेशन क्या है। तीसरी बात उस आदमी के अंदर ये है कि कॉमन सेंस का जो लेवल है, शिक्षा जो जिस विवेक को पैदा करती है शिक्षा, वो विवेक उस व्यक्ति के अंदर है। एग्जामिनेशन दे रहे हैं सब, पेपर लिख रहे हैं, लेट हो गया है, और जब वो पेपर जमा करने जा रहे हैं तीनों, फरहान, राजू और रैंचो, तो प्रोफेसर कह रहा है कि तुम लेट हो गया, तुम्हारा आंसर शीट नहीं लेगा। कहता सर आपको पता है हमारा नाम क्या है? अरे बोले तुम प्रधानमंत्री मोदी के घर का भी होगा तो भी नहीं लेगा। कहता सर आपको हमारा नाम रोल नंबर पता है? कहता नहीं पता। ये है रैंचो मॉडल। जिनके पास ये क्षमताएं हैं उन्हीं के लिए दुल्हन मंडप से भागेगी। दूसरा बता रहे हैं, उसमें भी आ रहा है। कितने लोगों का हिंदी साहित्य है, मतलब हिंदी सब्जेक्ट है मेंस में? अब ना बताओगे। तुम्हारा है? आओ गुरु, आओ। यहां किसी का हिंदी? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। या तो पैसा लेके जाओगे या जलील होके जाओगे, तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। उससे ज्यादा ना बेहोश हो जाओगे। उतना ही खाने की कोशिश करो जितना तुम हजम कर सकते हो। ज्यादा खाओगे तो हमारी संसद 50% जिन लोगों से भरी, इसी 500 के चक्कर में तो भरी है कि बाबूजी कुछ दे दो। भारत एक देश है जहां की जनता राजा है। वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलोमनली रिजॉल्व। और उस देश की जनता जो खुद राजा है वो पूछती है राजा कैसे बने। उसकी वजह सिर्फ ये है कि अंदर से भिखमंगी है, उसको सब कुछ करना है, सब कुछ। आईएएस बनना बहुत प्यारा खेल है ये। तो मैं अपनी बात कर रहा था, मैं यहां आया इलाहाबाद, और सबसे बड़ी घटना रही इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन। कैसे हुआ आज तक किसी को नहीं पता, पर हो गया। और जब पहली बार मार्कशीट आई, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मेरी इतिहास में पहली बार, मतलब हिस्ट्री सब्जेक्ट में नहीं, मतलब मैं रैंक वैंक में तो ज्यादा भरोसा नहीं करता, और खासकर मैं पढ़ाई में ही नहीं करता। लेकिन यहां आके मुझे पता चला कि पढ़ाई कितनी बड़ी ताकत है। यहां आके मुझे पता चला कि वो जो डॉक्टर अंबेडकर के हाथ में किताब है, वो इस बात की सूचना है कि जिसको भी अपने जीवन को बदलना है उसे किताब को गले लगाना पड़ेगा। तो दूसरा जो दूल्हा है, मैं दूसरे तरह के दूल्हे पे आता हूं सर। मैं तो सर अपने दूल्हों की बात करूंगा सर। हम तो कोच हैं सर, अर्जुन को जिताएंगे चाहे झूठ बोल के जिताएं कि अश्वत्थामा मारा गया पर नर नहीं कुंजर। एक साहित्य है तुम्हारा, हिंदी भाषा है। अरे मिलने आए इनको साधारण। क्या करते क्या? घबरा कह रहे हो, आज लाए नहीं है। करते हो क्या कर? इस लड़के की हिम्मत पे ताली बजा रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? हिम्मत बहुत है। क्या कर रहे हो इस चीज की?
कहाँ पर रहे हो? लोग सामने कि जनता सामने? और विजेंद्र सर की भाषा में कहें तो लड़के सामने। तुम्हारा 12th किस स्ट्रीम से था? नहीं, मीडियम तो हिंदी। आधारभूत सिद्धांत क्लियर नहीं है तो आप जीवन में फंस जाएंगे। अब इसी क्रम में मैं आपको एक ऐसे आदमी का नाम बताता हूं जिसके पीछे दुल्हन खुद ब खुद भागती रही, क्योंकि उस आदमी के सिद्धांत क्लियर है। वो आदमी एक जमींदार का बेटा है, अनाथ है, मतलब पिता तो है पर मां नहीं, और मां सौतेली है। और सौतेली मां का ये रवैया है उस आदमी के प्रति कि वो उसे घर में रहने ही नहीं दे रही। पर उस आदमी के बेसिक सिद्धांत बहुत क्लियर है। मतलब इतिहास का वो इतना प्यारा नायक है कि अगर उसको 5 साल और समय मिल गया होता तो शायद मुगल भारत की गद्दी पर बैठ ही नहीं पाते। दुर्भाग्य उस आदमी का सिर्फ ये था कि सिर्फ 5 साल का समय मिला, और 5 साल के समय में उस आदमी ने जड़ें इतनी गहरी कर दी। और उस आदमी का आरंभिक नाम है फरीद, और उसका ऐतिहासिक नाम है शेर शाह सूरी। उसके सिद्धांत इतने क्लियर हैं, इतने सिंपल क्लियर है, मतलब कहीं कोई डाउट ही नहीं है उसको। उसको पता है कि ये जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ हुमायूं, ये साइकोलॉजिकली ठीक आदमी नहीं है। शहर बनवा रहा, दीन बना, अफीम बोल दिया मैंने बेटा। आपके हुक्म को मैंने जो है, आपके आदेश को मैंने आगे बढ़ा दिया है। निवेदन किया है, जवान से मार डालेंगे, तुम्हारी इतनी ताकत ही नहीं कि तुम्हारे लिए कट्टा लाना पड़े। हर आदमी में ब्रह्मास्त्र नहीं चलाया जाता। खैर, उसको पता है कि जो आदमी गद्दी पे बैठा है, मुगल राजा जो गद्दी पे बैठा है, अगर उस आदमी का तुम राइज देखो, पावर में आने का, जिस तरह से वो आदमी गद्दी पे बैठा है, 1530 से वो आदमी एक्टिव होता है। और 1530 वो समय जब बाबर की मृत्यु होती है और हुमायूं गद्दी पर बैठता है, और 1530 वो समय है जहां से शेर शाह सूरी एक्टिव होना शुरू करता है। और उस आदमी का कॉन्सेप्ट इतने क्लियर है, इतने, वो जानता है कि यार पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। राजनीति मतलब धन, राजनीति मतलब मित्र, राजनीति मतलब संगठन, राजनीति मतलब अलायंस। और बिहार का गवर्नर है, उसके बेटे को वो आदमी ट्यूशन पढ़ाता है, मोहम्मद शाह। उसके बेटे को ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते एक दिन ऐसा होता है कि बिहार के गवर्नर की मृत्यु हो जाती है, और मास्टर साहब ने बिहार के गवर्नर की पत्नी से शादी कर ली, और शेर शाह सूरी बन गया बिहार का गवर्नर। अपनी पत्नी की बहन को, जिसका हस्बैंड मिर्जापुर का कमांडर है, उसको छोड़ने जा रहा है। और जब छोड़ने जा रहा है तो रास्ते में एक इंसिडेंट घटती कि शेर हमला करता कारवे पे, और आदमी शेर को पटक के मार देता। मारा या नहीं मारा ये तो नहीं पता, लेकिन जब लेडी ने पर्दा हटा के देखा तो शेर पे बैठा था वो। उसने कहा, शेर और मारते हो क्या यार? और मिर्जापुर के गवर्नर की भी मृत्यु हो जाती है, और वो आदमी मिर्जापुर के गवर्नर की पत्नी से विवाह कर लेता है। बिहार, मिर्जापुर, दो सबसे ताकतवर किले उसके कब्जे में है, पर उसको पता है कि इस मुगल बादशाह से लड़ने के लिए धन चाहिए। प्लानिंग देखो उसकी। इसलिए इस खेल की जो दूसरी सबसे बड़ी जरूरत है वो है प्लानिंग। अब उस आदमी को धन चाहिए, और धन के 2 केंद्र हैं भारत में। या तो तुम्हारा बंगाल पे कब्जा हो, क्योंकि बंगाल में धन कहां से आ रहा है? इंडो चाइना से आ रहा है। इंडो चाइना से भारत में क्या आ रहा है? एक मसाला आ रहा है और एक रेशम आ रहा है। तो या तो आपको बंगाल पे कब्जा करना है, या तो आपको गुजरात पे कब्जा करना है, क्योंकि गुजरात के बंदरगाहों का संबंध किससे है? फारस की खाड़ी से। पश्चिम का पूरा व्यापार गुजरात से हो रहा है, और पूरब का पूरा व्यापार बंगाल से हो रहा है। तो उसको पता है कि धन चाहिए। तो 1538 में वो आदमी बंगाल पे कब्जा करता है, और हुमायूं को कोई चिंता नहीं। उसका भाई उससे कह रहा है बार बार कि सर भैया 2 महीना प्रीलिम्स और बचा है। बोले बचा रहे हैं, पहले धुरंधर देख ले। अब जब बंगाल पे कब्जा होता है
तब हुमायूं जागता है। ऐसे बड़े सारे तैयारी करने वाले लोग हैं जिनको लगता है कि आईएएस की तैयारी में एक दिन पर, यही इस खेल की सबसे बड़ी चुनौती है, पर डे पढ़ना है। हुमायूं निकलता है, अब देखना शेरशाह। प्लानिंग किसको बोलते हैं? मजा आ रहा है। राजा वाली बात क्लियर हो रही है। हमें भाड़ में गई एसी यार, तुम एसी चक्कर में पड़े हो। हम जब पैदा हुए तो हमारे यहां कूलर भी नहीं था। आराम से बैठो सुकून से और सुनो कि 1538 में जब बंगाल, प्लानिंग किसको बोलते हैं? आप प्लान ही नहीं करते। एक तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी की कमी है, कनेक्टिविटी है ही नहीं, कॉन्सेप्ट आप बनाना ही नहीं चाहते। एक लड़का जिसने कोशिश किया। तुम मेंस वगैरह लिखे हो? हाँ निश्चित लिखे हुए। इंटरव्यू दिया? अभी नहीं दिए। कितनी उम्र हो गई? 27। अपना नाम लिखा देना, तुम्हारा स्टडी आईक्यू में फ्री करवा देंगे। ये डायरेक्टर है, इनके पास जाना है, बस पर्ची ही काफी है। ठीक है। देखो यार, अभी सर ने एक बड़ी अच्छी बात कही, मुझे याद नहीं आ रहा है कि किसने कहा, लेकिन शायद इमरान भाई ने कहा कि हम भेदभाव वाला जो पॉइंट अभी आपने यहाँ पे कहा कि हम एक सकारात्मक और एक नकारात्मक भेदभाव करते हैं, तो जो हमें लगता है कि नहीं यार, द्रोणाचार्य को पता है कि अर्जुन पे ही दांव खेलना है। क्योंकि युधिष्ठिर से अगर पूछा गया कि भाई चिड़िया की आंख के साथ साथ क्या दिख रहा है, कह रहा मोदी जी दिख रहे हैं। तब द्रोणाचार्य ने कहा पीछे आ जा, मोदी जी दिख रहे हैं। जरा भीम को बुलाइए, जरा कहाँ रहते हो? बलिया रहते हैं जी। अच्छा, तुम्हें क्या दिख रहा है? बोले बाबा योगी बाबा दिख रहे हैं। भाई तुम्हारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? विजेंद्र सर ने कहा आपके साथ भेदभाव हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके जो जिनको आप